हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद समर्थ। सबसे पहले दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। और आई होप कि आपकी सबकी दिवाली बहुत अच्छे से जाए और जो आने वाला साल है वो आपके लिए धन से और मन से दोनों भी अच्छा हो, तो इसकी दुआ मैं करता हूँ। और रही बात स्टॉक मार्केट की, तो सबके लिए वो अच्छा हो, बहुत सारा पैसा कमाएं सारे लोग इंक्लूडिंग मी। एंड चलो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड के बारे में। जो आपने एक न्यूज़ थी रिसेंटली, आपने देखा होगा कि जो धनतेरस है, जो दिवाली में धनतेरस होता है, उसमें रिकॉर्ड बाइंग हुई है गोल्ड की। ऐसे बोलते हैं कि अराउंड नॉट ओनली गोल्ड बट पूरे मतलब अराउंड 1 लाख करोड़ का खर्चा किया है इंडियन जो कंज्यूमर्स हैं। तो उसमें अगर आप देखोगे तो 60,000 करोड़, अराउंड 60,000 करोड़ जो स्पेंड है उन्होंने गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पे किया है। तो गोल्ड एकदम अपने ऑल टाइम हाई पे अराउंड 1,30,000 पे चल रहा है 1 तोला, दैट इज़ 10 ग्राम्स। और अगर आप, बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं कि हम बल्क में इन्वेस्ट करें गोल्ड में। और ऐसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी था कि अगर हमें अभी करना हो इन्वेस्ट तो क्या कर सकते हैं, या अभी बल्क में एसआईपी करना हो 1 लाख 2 लाख 10 लाख अगर डालना हो तो ये सही टाइम है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूँ जिससे आप खुद डिसीजन लो कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप 50 साल पहले जाओगे 1980 में, तो 1980s में अगर देखोगे आप तो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई टच किया था अराउंड $900, $80 के आसपास कुछ गोल्ड चला गया था। तो उसके बाद ऑब्वियसली वो चला गया था क्योंकि तब वॉर चल रहे थे, इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही थी, स्टॉक मार्केट्स बहुत गिर रहे थे। और गोल्ड वॉज अ हेवन एट दैट टाइम, मतलब उसको बहुत सेफ माना जाता था, हेवन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसे। तो अगर आप उस टाइम देखोगे तो 1980 में तो गोल्ड अराउंड $900 के आसपास चला गया था, हाई लगाया था। उसके बाद जो क्या आप गेस कर सकते हो उसके बाद कब हाई गोल्ड ने मतलब ब्रेक किया, $900 के ऊपर कब चला गया। सो उसके बाद गोल्ड अराउंड 28 ईयर, मतलब 28 ईयर्स के बाद 2007 में, 2007 के एंड में गोल्ड ने $900 क्रॉस किया और नया हाई लगाया। तो अगर आप किसी एसेट में से फंस गए तो 28 ईयर्स आप मतलब उसमें जो अटक जाते हो तो उसमें फिर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि कोई भी कुछ भी एसेट, गोल्ड ही नहीं, मैं स्टॉक की भी बात कर रहा हूँ या कुछ भी, मतलब कार की करो या किसी भी चीज़ की बात करो, वो एक प्राइस पे ठीक होती है। अगर ऐसे नहीं कि आप हाई वैल्यू पे बाय कर लिए और फिर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख के मतलब बैठे हो, वैसे तो वैसे चलता नहीं है कुछ, ना ही आप कमा पाते हो। और एक डेटा की मैं बात करूँ, 99% ऑफ द इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में है वो जो कमाते हैं, एक्चुअली जो कमाते हैं उनमें से जो 99% इन्वेस्टर्स हैं, तो वो बस स्टॉक ऊपर गया इसलिए नहीं कमाते, वो कमाते हैं क्योंकि वो राइट वैल्यूएशन पे स्टॉक में एंटर कर गए हैं। तो वॉरेन बफेट भी यही बोलते हैं कि यार राइट वैल्यूएशन इतना चीप होना चाहिए जिस पे आप बाय कर रहे हो, कि अगर आप सेलिंग भी मीडियोकर करोगे, मतलब किसी भी भाव पे अगर सेलिंग करोगे तभी भी आपको फ़ायदा हो। तो हमेशा बाइंग पे ध्यान रखना। सेलिंग तो अपने हाथ में होता नहीं है, कि अपने को पता नहीं कि अगला हाई कब लगाने वाला है स्टॉक, बट बाइंग अपने हाथ में ज़रूर होता है। क्योंकि बाइंग के टाइम हम बहुत सारे वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखते हैं और स्टॉक मार्केट मतलब चार्ट्स देखते हैं मार्केट का, कोई भी स्टॉक का हो या कोई भी कमोडिटी का हो। तो गोल्ड की तो बात कर ली हमने। अगर इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप ऑल टाइम हाई पे अभी अटक गए हो 1,30,000 पे, तो पता नहीं कि अगला ऑल टाइम हाई कब आ जाएगा, शायद 1 साल में फिर से आ जाए, या अभी फिर से ऑल टाइम हाई लग जाए, या फिर 10 साल के बाद भी लग सकता है। तो मेरा ये सुझाव है कि आप स्मॉल स्मॉल चंक्स में एसआईपी में करो तो चलेगा, बट बल्क में अभी कुछ इन्वेस्टमेंट मत करना गोल्ड में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई व्यू। आप पे मैं कोई रिकमेंडेशन तो कर नहीं रहा यहाँ पे, सो आपको खुद से सोचना है और फिर बाय करना है। ये रहा गोल्ड की बात। और सिल्वर की अगर बात करें हम, तो सिल्वर तो गोल्ड से भी तेज़ दौड़ रहा है। सिल्वर तो मतलब वो जो घोड़ा होता है ना रेस में, तो उसमें फर्स्ट आ गया है, गोल्ड को पछाड़ दिया है सिल्वर ने। लेकिन इसमें भी एक स्टोरी है। मैंने जैसे पहले बोला कि हर एक जो कमोडिटी है, हर एक स्टॉक जो है एक स्पेसिफिक प्राइस पे ठीक होता है, करेक्ट। तो अगर सिल्वर आप अभी ऑल टाइम हाई पे ले लिए, जो अभी $50 के ऊपर चल रहा है, तो ये चांसेस है कि आप ऑल टाइम हाई में अटक जाओ, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने ये सफ़र किया हुआ है और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी 2011 में ही, 2011 या 2010 के एंड में सिल्वर ने $50 क्रॉस किया था। उसके बाद अभी 15 साल के बाद 2025 में सिल्वर ने $50 क्रॉस किया है।
तो सिल्वर को 15 ईयर्स लगे हैं ये क्रॉस हाई, मतलब जो हाई है उसका, उसको क्रॉस करने में। तो आप इमेजिन करो, जिसने भी इन्वेस्ट किया हो सिल्वर में 2012 में हो या 2011 में हो, ये सोचिए कि यार अभी बढ़ रहा है तो और इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है उनके लिए फेवरेबल नहीं है, रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड कम है, क्योंकि सिल्वर वहाँ से फिर से नीचे आ सकता है 20, 25, 30 डॉलर में, और जो रिवॉर्ड है ऊपर वो पता नहीं हमें, वो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो हमेशा कोई भी स्टॉक और कमोडिटी है वो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे ही लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं भी यही फॉलो करता हूँ स्टॉक इन्वेस्टिंग में। और मैंने एक मेरा भी एग्जांपल मैं देता हूँ, मैंने गोल्ड अराउंड 2022 के एंड में 2023 में बाय किया था, अराउंड 1 तोला, दैट इज़ अराउंड 10 ग्राम्स, वट इट वाज डिजिटली। उस टाइम आप देख लीजिए प्राइस क्या था, और अभी इस टाइम देख लीजिए प्राइस क्या है। अभी मैं कुछ नहीं बाय कर रहा हूँ, स्टैगर्ड वे में SIP चल रही है जो 2-3 हज़ार की है, और वो मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। इस मोमेंट पे मैं SIP नहीं बढ़ाना चाहता, और मैं आगे जाके शायद जब भी प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए 20% के आसपास, अगर करेक्शन हो उसमें, तो थोड़ा मैं SIP बढ़ा दूंगा। तो दैट इज़ द थिंग, आपको सोच के करना है जो भी करना है, बस सब कर रहे हैं इसलिए। फोमो जो होता है, फोमो बहुत ख़राब चीज़ होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि बहुत सारे आजू बाजू देख के यार ये भी बाय कर रहा है, वो भी बाय कर रहा है, तो चलो हम भी बाय कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये याद रखिए, आप जो सब लोग कर रहे हैं अगर आप वही करोगे तो आप अमीर नहीं बनोगे, क्योंकि हर एक जन अमीर साथ में नहीं बनता। अमीर वही लोग बनते हैं जो मार्केट के अगेंस्ट, जो मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट जाते हैं, मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स। तो याद रखो हमेशा, यू हैव टू ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। मतलब जो कोई जा नहीं रहा उस रास्ते पे, हमें उस रास्ते पे जाके देखना है कि यहाँ पे चांसेस है कि नहीं। जैसे IT में भी था, IT में कुछ टाइम पहले अगर आप देखोगे तो बहुत ख़राब, IT20 की बात कर रहा हूँ मैं, जो एक इंडेक्स है IT का, तो बहुत ख़राब कर रहा था वो। अभी वहाँ बॉटम से देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, वो 10-15-20% से ऊपर चल रहा है बहुत कम टाइम स्पैन में। तो ऐसे दिमाग मतलब आप लगा सकते हो अपना, और वैसे उस फैशन में इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो ये एक चीज़ थी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी। बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आप देख रहे हो पिछले कुछ टाइम से, पिछले 4-5 दिन से हैवी FII बाइंग हो रही है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मतलब बाहर से जो आते हैं और डॉलर में खर्चा करके, डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके रुपये बाय करते हैं, तो वो ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट में। जो इतने टाइम से 3 साल से नेगेटिव चल रहा था, अभी पॉजिटिव हो रहा है, बट ऐसे पहले भी हुआ है, सो इस पर जल्दी विश्वास नहीं रखना है अभी। बट जो बाइंग आ रही है वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, क्योंकि एक न्यूज़ थी जो RBL बैंक की थी। RBL बैंक में NBD करके एक बैंक है जो दुबई की बैंक है, तो UAE की बैंक है, तो उन्होंने इन्वेस्ट करने का सोचा है RBL में, और जो अमाउंट है डेट विल बी अराउंड 25,000 to 26,000 करोड़ जो इन्फ्यूज़ करने वाले हैं RBL बैंक में। सो आप सोचो कि यार कोई भी इन्वेस्टमेंट जब फॉरेन कोई करता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स करते हैं, वो ऐसे नहीं होता कि वो 1 साल, 5 महीने, 6 महीने में 6 महीने के जैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट। दे ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। वो हमेशा सोचते हैं कि मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल में वैल्यू देखते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं उस पर, और उस पर वो वैल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं बहुत सारे, कि वो जो DCF होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स बनाते हैं, फिर वो कुछ एज्यूम करते हैं डिस्काउंट रेट क्या रहेगा, ग्रोथ क्या रहेगा, उसके हिसाब से वो एक वैल्यू लाते हैं कि यार इतने टाइम के बाद, 10 साल के बाद या 5 साल के बाद इसकी वैल्यू नहीं, उसको फिर से वो क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू में लाते हैं। जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज वो मतलब डिराइव करते हैं, उसको प्रेजेंट वैल्यू में ला के चेक करते हैं कि अभी की वैल्यूएशंस और जो उन्होंने वैल्यूएशंस कैलकुलेट किए वो कैसी है, उनको दोनों को कंपेयर करके दे विल थिंक कि इसको बाय करना है कि नहीं। तो इतना सब मैट्रिक्स देख के बस, और वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीज़ें देखते हैं। क्वांटिटेटिव तो मैंने अभी समझाया, जो DCF है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अगर आपको नहीं समझा तो फिर से एक बार ये वीडियो रिवाइंड कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और अगर नहीं समझा तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू। और क्वालिटेटिव का मतलब है कि इकोनॉमी कैसे कर रही है, बैंक कैसे कर रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ कैसा है, GDP कैसा है, पॉलिसीज़ कैसी हैं गवर्नमेंट की, RBI की पॉलिसी कैसी है, स्टांस क्या है, तो GST रेट कट्स जो हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कंजम्पशन कैसे हो रहा है, कंजम्पशन में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक चीज़, अगर कंजम्पशन बहुत अच्छा चल रहा है, सपोज इंडिया का, अगर कंजम्पशन में ग्रोथ हो, तगड़ा ग्रोथ हो, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी होता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है वो बैंक्स को होता है। तो अभी जो क्रेडिट ग्रोथ चल रहा है दैट इज़ अराउंड 11%, 10 to 11% क्रेडिट ग्रोथ होता है। अभी क्रेडिट ग्रोथ क्या होता है ये आपको अगर समझना हो तो मेरे पीछे में एक वीडियो किया है मैंने, उस पर प्लीज़ आप देखिए और समझिए। अगर नहीं समझा तो फिर से कमेंट कीजिए। क्रेडिट ग्रोथ होता है बेसिकली कि जो लेंडर्स है वो क्रेडिट कितना दे रहे हैं,
जो बायर्स है, बोरोवर्स है, जो कैपेक्स करना चाहता है। तो क्रेडिट ग्रोथ अभी जो चल रहा है दैट इज़ अराउंड 11%, जो अराउंड 7% से अभी बढ़ गया है, 11% आ गया है। और ऐसे मानते हैं कि जैसे कंजम्पशन साइकिल धीरे धीरे बढ़ रही है और उसका इफेक्ट भी दिख रहा है स्टॉक मार्केट पे, तो ये जो 11% है धीरे धीरे 15 to 20% के आसपास चला जाएगा। और एक अब जब ये चला जाता है तो बैंक्स की जो मतलब लोन ग्रोथ है वो अराउंड 2 to 3% या 5% बढ़ सकते हैं, 5% के आसपास बढ़ सकते हैं लोन ग्रोथ, जो अभी बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा 5% बढ़ सकते हैं। लेकिन बैंक का जो आउटपुट होता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, जो मतलब ये होता है, वो 5% से नहीं बढ़ता, वो 20% से बढ़ता है। तो वही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि लेवरेज होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज होता है बैंक में कोई भी। तो बैंक्स हम अच्छा कर रही हैं, करने वाली हैं, ऐसा संदेशा है, ऐसे कुछ फैक्टर्स दिख रहे हैं कि बैंक्स बहुत अच्छा करेंगे। और बहुत टाइम से देखा होगा अपने बैंक्स ने, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है बेसिकली, उन्होंने ज़्यादा अच्छा किया नहीं है। तो देयर आर हाई चांसेस कि ये अच्छा कर सकते हैं। तो यू कैन फाइंड स्टॉक्स इन दिस स्पेस जो भी सस्ता है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, कोई भी बैंक ले लो आप, तो यू कैन चेक दैट एंड डिसाइड व्हाट यू कैन डू। तो ये एक चीज़ थी। इसके बाद बहुत सारे रिजल्ट्स भी आ गए हैं। जो सबसे बड़ा हाथी है इंडिया का, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसका रिजल्ट आ गया। तो अराउंड 18,000 करोड़ का इनका मतलब प्रॉफिट था, जो 9% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। दैट इज़ वेरी गुड। जो इनका रिटेल सेक्टर है, रिलायंस रिटेल, ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और जो जियो है, जियो ने अराउंड 50 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर है जियो में। तो इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 140 करोड़ है, 140 करोड़ में 50 करोड़ जो है वो अकेले जियो के पास है। तो सोचो क्या पावर है जियो की। दैट इज़ फर्स्ट इन द टेलीकॉम सेक्टर, जो मार्केट लीडर है, एंड इट होल्ड्स 50 करोड़ मतलब जो कस्टमर्स हैं उनके। तो इस 50 करोड़ में अराउंड 23 to 24 करोड़ जो है वो 5G कस्टमर्स है, और बचे हुए 4G कस्टमर्स है। सो दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और जो उनका आरपू है दैट हैज़ इंक्रीज टू 211। अब आरपू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। ये एक मैट्रिक्स होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जितना आरपू ज़्यादा, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, उतना ही रेवेन्यू बढ़ता है और उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। और ऐसा भी हो कि आगे जाके ये फिर से जो टैरिफ है, जो कॉस्ट है इंटरनेट का और जो रिचार्ज का, फिर से बढ़ा दे। और जैसे ये कॉस्ट बढ़ाते हैं तो वो डायरेक्ट फ्लो नीचे कंपनी में होता है। इट इज़ नॉट कि कहीं जो कैश आता है, सपोज अभी 900 कुछ चल रहा है शायद, 1.5 GB 84 डेज जो रिचार्ज है 899। तो अगर वो 950 कर दे तो जो 51 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ पकड़ लो, वो ऐसा नहीं कि कहीं और जा रहे हैं, वो डायरेक्ट कंपनी के बैंक में जाते हैं। तो वो डायरेक्ट कैश फ्लो में ऐड हो रहे हैं, करेक्ट। तो टैक्स वैक्स जो ऑब्वियसली टैक्स वगैरह कट के, बट वो कहीं ऑपरेशनल नहीं जा रहे हैं, और जो एक्सपेंसेस है वो उतना ही है। सो इट विल डायरेक्ट इम्पैक्ट देयर प्रॉफिटेबिलिटी। सो ये जो मोनोपोली, ड्यूओपोली बोल सकते हैं, ये बहुत फ़ायदे की है फॉर जियो एंड एयरटेल। और BSNL ने भी कस्टमर्स ऐड किए हैं। और जो हमारा थका हुआ हाथी है, जो वोडाफोन आइडिया है, जो बहुत घायल हाथी है, वो अच्छा इतना कर नहीं रहा है, और शायद ना भी करे, उसने बहुत सारे कस्टमर्स लूज़ किए हैं। तो ये थी रिलायंस की खबर। और रिलायंस ने बहुत अच्छा किया है, 9% से ग्रो हुआ है। और ये जो 9% की अर्निंग है, ये डायरेक्ट निफ्टी में ऐड हो जाएगी, निफ्टी उतने से सस्ता हो जाएगा। तो याद रखिए कि अगर निफ्टी के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, अर्निंग्स ग्रोथ ज़्यादा होगी, और निफ्टी सेम लेवल पे है, तो निफ्टी का जो वैल्यूएशन है वो नीचे आ जाएगा। और जब वैल्यूएशन नीचे आता है, जो तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, वो आ जाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, और आने के बाद फिर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस उनको ऑलरेडी कम मिल रही हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि वैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप ग्रोथ वाला स्टॉक तो सबको मिलता नहीं है। अगर 100 लोग हैं, 100 लोग के, सॉरी फटाका चल रहा है यहाँ पे, फटाका बज रहा है तो आपको आवाज़ आया होगा। ग्रोथ स्टॉक तो सारे पकड़ते नहीं हैं। आप कितने लोग हैं जो आपने, मतलब आप में से जो जोमेटो का ग्रोथ पूरा कंसिडर, मतलब 50 रुपये से अभी 350 रुपये कुछ चल रहा है, पूरा मतलब ड्राइव किए हैं? बहुत कम लोग हैं, 100 में से 1 या 2 होंगे। तो वही बोल रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत कम होंगे। तो मैं मेजॉरिटी लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि स्टॉक उस समय ही बाय करना जब वैल्यूएशन सस्ते लगे। उस समय मत करना कि यार ऑलरेडी पीक पे चल रहा है और फिर बाय कर लिए, उसका कुछ फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं, और ऊपर अटक जाओगे खामखा। और ऊपर अटकने की बात हो तो IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते हैं, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक में अगर मुझे याद हो तो GQG पार्टनर एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने इन्वेस्ट किया था अराउंड 90+, मतलब 99 या 95 के भाव में किया था, 95 के आसपास था उनका इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, अराउंड 2800 करोड़ के आसपास किया था उस भाव पे। उस भाव के जब से उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो स्टॉक मतलब वो गया ही नहीं ऊपर, वो डायरेक्ट नीचे आया, 60, 50, 55, 51 तक आ गया। अभी धीरे धीरे फिर से 70, 77, आज तो 6% ऊपर था वो, क्योंकि उनका रिजल्ट्स
अच्छा था। रिजल्ट्स के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे थे, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था, बट वही है कि अगर देखिए अभी GQG पार्टनर मतलब ऊपर में अटक गया और 1 साल के ऊपर हो गया कि वो ऊपर में है, और उस 1 साल के टाइम में बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक थे जिन्होंने अच्छा किया। तो ट्राई टू फाइंड दीज स्टॉक्स, ये कंज्यूमर सेक्टर में आपको ज़्यादा मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं करता हूँ, जो मैं कैसे स्टॉक फाइंड करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, सो दैट बहुत सारे लोग हैं जो गलती करते हैं, दे विल अवॉइड दिस। फर्स्ट इज़, आप स्क्रीनर पे जाओ, स्क्रीनर पे जाने के बाद पी रेशियो जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उस पर क्लिक करो और 2 साल या 3 साल का टाइम फ्रेम रखो, 3 या 5 साल जो भी है। तो उस पर देखो पी रेशियो कहाँ लाई कर रहा है। तो अगर वो बॉटम में है, मतलब सपोज एक कोई स्टॉक है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, TCS एक स्टॉक है, चलो उसका पी रेशियो का चार्ट मैंने खोला, 2 साल का मैंने चार्ट खोला और मैं चेक कर रहा हूँ पी रेशियो, तो उसका पी रेशियो 35 से लेकर 23 तक रेंज में आ रहा है। सपोज जो ऐसे जिगजैग कर्व में होता है, साइनोसॉइडल कर्व या जो भी है, अपसाइड कर्व होता है। तो आज के दिन TCS का पी रेशियो कितना है ये चेक कर लो। सपोज अगर पी रेशियो है 23, 22 और उसका ऑल टाइम लो पी है दैट इज़ 21, तो आप बहुत करीब हो उसके लो वैल्यूएशन से। तो इसके बाद स्टॉक ज़्यादा नीचे गिरेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल कुछ कंपनी में प्रॉब्लम हो। तो इसके बाद जो रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है वो काफ़ी अच्छा बनता है। तो ये एक मैट्रिक्स है, ये ऐसे आप देख सकते हो वैल्यूएशन। दूसरी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, ROE और ROC। ROE क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न इक्विटी मतलब क्या, जो भी FMCG कंपनीज़ है या जो भी मतलब बेसिकली FMCG कंपनी ज़्यादा होते हैं, ROE इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी ओनर्स इक्विटी है उस पर कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, तो दैट इज़ ROE बेसिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जनरली ये जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है, जैसे FMCG गुड्स हो, जैसे यूनिलीवर हो, नेस्ले हो, और रेड टेप हो या बाटा हो, ऐसे बहुत सारे जो शूज़ में भी है स्टॉक्स। तो इन सब चीज़ों में आप देखिए, कंपनी में देखिए आप ROE क्या है। अगर ROE 20% के ऊपर है देन दैट इज़ गुड थिंग, बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, पैसा अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। बस और एक चीज़ याद रखना, ROE बस इंपॉर्टेंट नहीं है। ROE तो TCS का भी 50% है, बट 50% ROE है, बट उसके बाद अलावा ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ भी चाहिए स्टॉक में। अगर ग्रोथ और ROE सेम हो, या ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा हो या ग्रोथ थोड़ा कम हो, ROE ज़्यादा हो, देन इट इज़ गुड। बट ग्रोथ ROE से ज़्यादा हो नहीं सकता। ये मैं किसी और वीडियो में आपको समझाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। बट आपको जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो ROE ग्रोथ अगर साथ साथ चल रहा है, 20% का ROE हो, 20% का ग्रोथ हो, दैट इज़ वेरी गुड। तो ऐसे स्टॉक्स देखिए आप। 2 चीज़ मैंने बोला, एक पी रेशियो देखिए, एक ROE और ग्रोथ देखिए। और अगर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री या कोई ऐसे सीमेंट इंडस्ट्री हो, तो उसमें ROCE देखिए। ROCE क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है? ROE में बस इक्विटी कंसिडर किया जाता है, दैट इज़ ओनर जो पैसा डालता है। अब इसका एक मैं एग्जांपल दूँ, मैंने एक जलेबी की दुकान डाली, समझो जलेबी मेरे को पसंद है इसलिए जलेबी का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो जलेबी की मैंने अगर दुकान डाली, अगर मैंने खुद से 50 लाख रुपए डाले और पूरा पैसा मैंने ही डाला और मैंने कोई डेट नहीं लिया, 50 लाख डाल के मैंने दुकान खड़ी कर दी। अब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें, करेक्ट, तो वो जाएगा अपने, मतलब सॉरी गलती, 1 करोड़ का सपोज इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, मैंने 50 लाख डाला, डेट 50 लाख लिया। अब प्रॉफिट जो भी हो रहा है, ROE जो मैट्रिक्स है वो बस इक्विटी में कैलकुलेट होता है, करेक्ट। अगर मैंने सपोज 10 लाख प्रॉफिट किया है पहले साल में, तो 10 लाख डिवाइड बाई 50, दैट इज़ कितना, 20% का ROE आ रहा है सीधा सीधा। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है उस पर क्या होता है, उसमें डेट बहुत ज़्यादा होता है, करेक्ट, और जो इक्विटी है वो कम होती है, क्योंकि बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। स्टील इंडस्ट्री ले लो या कोई भी इंडस्ट्री ले लो। तो सपोज़ फिर मैंने यही जलेबी का दुकान मैंने डाला जो बड़े स्केल पे है, या मेरे को बहुत सारे मशीनरीज लाने हैं, तो मैंने 50 लाख का खुद का कैश डाला और 1.5 करोड़ का डेट ले लिया, तो 2 करोड़ हो गया टोटल एसेट्स। या ऐसे भी कर सकते हो आप, एग्जांपल तो जलेबी मत ले लो, कोई और ले लो। 1 करोड़ का बिजनेस कर लिया मैंने, 1 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट लग रहा है, उसमें 20 लाख मैंने इक्विटी कर ली और 80 लाख मैंने डेट ले लिया। तो इसमें डेट का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। अभी डेट का पोर्शन ज़्यादा है तो मेरे को ROC कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर मैंने 10 लाख किया प्रॉफिट, तो 10 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़, दैट इज़ 10% हो गया ROC, विच इज़ नॉट रियली गुड। ROC भी 20% के ऊपर हो तो वेल एंड वेरी गुड। तो ये थी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है कोई भी स्टॉक्स लेने से पहले। और आपको ये पता नहीं करना, आपको झंझट कोई चाहिए नहीं, तो सीधा सीधा आप जाइए और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर वेरी गुड थिंग। आपको आराम से
12 से 18% तक का रिटर्न मिल जाएगा ओवर अ लॉन्ग टर्म। बोल रहा हूँ मैं, 1 साल या 2 साल की नहीं बात कर रहा, मैं 7 से 8 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वो भी कर सकते हो आप। और एक मेरे को क्वेश्चन आया था कि यार कि सर इन्वेस्टमेंट में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो कैसे किया जाए। मैं अगर 25 ईयर्स का हूँ तो क्या पोर्शन होना चाहिए इक्विटी और डेट का, और अगर मैं 55 ईयर्स का हूँ तो क्या होना चाहिए। क्विकली मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। 25 ईयर्स के अगर आप हो तो जो इक्विटी पोर्शन है आपका वो अराउंड 70 to 80% होना चाहिए, और आपका जो डेट है वो 20% होना चाहिए। करेक्ट। अब इक्विटी में भी जो 80% है उसमें से 50% 50 to 60% आपका स्मॉल कैप और मिड कैप या फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हो या मल्टी कैप भी, ये चारों में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या कोई भी इनमें से। तो स्मॉल कैप और मिड कैप का जो वेटेज है वो अराउंड 50% होना चाहिए, और 30% जो वेटेज है आपका, आप फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हो या लार्ज कैप भी ले सकते हो। तो ऐसा ये 80% होना चाहिए डिवाइड। और जो 20% डेट है उसमें आप कोई हाइब्रिड फंड भी ले सकते हो, उसमें फिर से इक्विटी आ गया वैसे। तो अगर वो नहीं लेना हो आपको तो डायरेक्ट प्योर डेट फंड ले सकते हो, आर्बिट्राज फंड ले सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो जो स्टेबिलिटी देगा आपको। लेकिन आप अगर 55 ईयर्स के हो तो आपका ये जो पोर्शन है इक्विटी का, तो वो पोर्शन जो इक्विटी का है दैट शुड बी अराउंड 40% के आसपास होना चाहिए, 30 to 40%। और जो आपका डेट का पोर्शन है अराउंड 60 to 70% होना चाहिए, क्योंकि 55 में आपको ज़्यादा आप रिस्क ले नहीं सकते। आप ऑलरेडी रिटायरमेंट के नज़दीक आ गए हो, तो आपने जो भी कमाया अब तक तो उसका आपको प्रिजर्व करना है, तो इसके लिए डेट पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि डेट में रिस्क कम होता है। तो ये चीज़ है। उसमें भी आपको अगर 30% जो इक्विटी है उसमें आप 10% स्मॉल कैप, 10% मिड कैप, 10% लार्ज कैप ऐसे कर सकते हो। और जो 70% आपका डेट है उसमें आप नॉर्मल जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड बेसिकली कर सकते हो, और हाइब्रिड फंड करना हो तो कर सकते हो, या आर्बिट्राज फंड्स भी कर सकते हो। इसका टैक्सेशन भी एक बार चेक कर लेना, मैंने बहुत क्विकली समझा आपको। तो टैक्स पे कैसे इसका इम्पैक्ट होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस दिवाली में आपको मतलब मैं कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, याद रखना, मैं बस डिस्कस करने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे स्टॉक्स को फाइंड करना चाहिए, और एंड मतलब कैसे ग्रोथ मिलेगा आपको, और राइट स्टॉक एट द राइट टाइम कैसे आपको फाइंड करना है, इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऑलरेडी शायद 22-23 मिनट का वीडियो हो गया है, तो इतना ही रखते हैं। आपको कुछ अगर डाउट हो प्लीज़ कमेंट। और सबको फिर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिठाई तो भेज नहीं सकता मैं, शुभकामनाएं भेजूँगा। और सगळ्यांना दिवाळीची हार्दिक शुभेच्छा, जो भी मराठी से और महाराष्ट्र से। और ठीक है, चलो बाय बाय। अगर कुछ आपको क्वेश्चंस हो प्लीज़ कमेंट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन एंड हेल्प यू। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।